चर्चा में जवाबों की तलाश। इस्लाम और हमारे मुल्क का आइन दोनों वकालत इस बात की करते हैं कि तरक्की, अमन और खुशहाली होनी चाहिए। ये तीसरी किताब कौन सी है जिसका सबक आपको पढ़ाया गया है? इस्लाम हैज़ गॉट शरीयत जो हमें वे आउट बताता है टू फाइट द टायरनी इन केस इफ देयर इज टायरनी। आप उठ के क्या उस टाइम पे निकल पाते हैं जब आप सामने जुल्म देखते हैं? आपका जवाब चुप रहना जवाब है। अगर ऐसा है फिर हमारे इस्लाम ने कहा है कि चुप रहना जवाब है विदाउट एनी जेन्युइन कॉज। साल 2022 में 26 लाख सयाह हजरात वादी कश्मीर में वारिद हुए। G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है। कश्मीर को रेलवे के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। तरक्की का दौर शुरू, गंदी सियासत बंद, बात खत्म। ANN न्यूज पिछले 4 सालों से लगातार नंबर 1, सबसे अलग, सबसे तेज। ANN न्यूज चर्चा में मुदस्सिर याकूब के साथ। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। आप देख रहे हैं ANN न्यूज, वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल। JIO सेट टॉप बॉक्स पर भी दस्तयाब है, चैनल नंबर 1114। इस्लाम और आइन क्या दोनों में तुजाद है? हमारे मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ ज़राया से माखूज किए गए हैं। ज़राया कानून यानी सोर्सेज ऑफ लॉ मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें शामिल हैं अदालत के फैसले, रस्म व रिवाज या कई और चीज़ें। लेकिन क्या इनमें कोई सवाल उठाता है या कोई सवाल इस पे पूछ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। यानी मुख्तसर बात ये कि आज की चर्चा में हम तलाश करेंगे कुछ जवाबात की। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल प्रोग्राम रहेंगे स्कूल ऑफ लॉ के ज़हीन तरीन तुलबा व तालिबात और दानिश्वर एक्सपर्ट्स। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम रहेंगे स्कूल ऑफ लॉ के प्रोफेसर जूरिस्प्रूडेंस के डॉक्टर मोहम्मद यासीन वानी साहब, साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डॉक्टर आसमा रुफाई जी, और हमारे साथ स्कूल ऑफ लॉ से ही जुड़े हुए हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर यासिर अब्बास साहब। आप सबका बहुत बहुत तालियों के साथ खुशामदीद। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जो दानिश्वर बैठे हैं, साथ ही में हमारे साथ जो स्कॉलर्स बैठे हैं, डिबेट को ओपन करेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले ओपनिंग रिमार्क्स, इब्तिदाई कलिमात डॉक्टर साहब से लेंगे। जी डॉक्टर यासीन साहब। At the outset, it is a proud moment for us that ANN News is organizing a series of debates with our university, and I think this is the first debate, and the title which they have selected for this debate, that is Islam and Constitutionalism. When we talk about Constitutionalism, it is a doctrine which is at the forefront of our Constitution, which Hans Kelsen has rightly called as Grundlaw. So far as our Constitution is concerned, it is found upon the core ideals of Constitutionalism, which upholds the ideals of liberty, ideals of thought, expression, promoting rights, work for the citizenry, enjoying duties upon the government, strive towards securing goals of social, economic and political justice. इब्तिदाई कलिमात में जो कुछ बातें आपने कही, कई सवाल आने वाले हैं, हमारे जहन में भी हैं, जो ऑडियंस यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, इनके जहन में भी हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर आसमा रुफाई जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। My dear students and other participants, Assalamu alaikum to everyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. At the outset, I show my this gratitude to ANN News for giving me this opportunity to say some words. At the outset, when we are looking at the concept of constitutionalism, we are saying in 2 words. It's just a matter of 2 words. That is limited government. Limited government. That we are restraining the powers of the government. And when we are talking about this constitutionalism, it has a significant dimension for the Western political and legal thought
above all, this in turn it graduating the human rights and freedoms and the limitation, as I have already said. And there are different institutions. This constitutionalism can be maintained, that is through the constitutional mechanism itself and through other means as well. When we are looking, because our topic is the Islam and the constitutionalism, that they have to go hand to hand, they are not separated, they cannot be separated from each other. So as my understanding, when we are taking the note of some Muslim societies and political Islam, the code which we find is the Holy Quran and Prophet saying, that is Prophet Sunnah, isn't it? And it became so that the government will not become the decor of this authoritarian regime, that it can play the game with the rights of the people. आज की चर्चा में हम बात कर रहे हैं इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस बारे में खुल के होगी बात, कई सवाल जो आपके जहन में है, जो हमारे जहन में है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि अगर यहाँ पे हमारे लिए इतनी आज़ादी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए यकसा है और वही बुनियादी हुकूक वहाँ पे भी हैं जो कि इस्लाम हमें देता है, तो फिर बीफ बैन क्यों किया जाता है? ये भी सवाल आते हैं कि फिर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में पास क्यों किया जाता है? ठीक है, जितने भी क़वानीन हैं उनमें कहीं ना कहीं ये सवालात भी आते हैं कि क्या हमें हमारे हुकूक बराबर मिलते हैं या नहीं, क्या हमें भी यकसा नज़र से देखा जाता है या नहीं। इसी पे होगी आज की बात। ऑडियंस के पास जाएंगे, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। एक साथी हमारे साथ है, दोस्त खलील साहब। इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बीफ बैन भी किया जाता है, ट्रिपल तलाक जो है उसकी बिल पास भी की जाती हैं और उसके बाद सिटीजनशिप का अमेंडमेंट बिल भी लाया जाता है, उसको भी पास किया जाता है। जब हम हिंदुस्तान के आइन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्रियम्बल है वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कि इट्स ए सेक्युलर कंट्री। जो हमारा हिंदुस्तान है एक सेक्युलर देश है, तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हर एक मज़हब को बराबर माना जाता है। अब आप इस्लाम में आ जाइए, हमारा जो रिलीजन है वहाँ पे बोला गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो आप जो भी कोई इंसान कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करने दीजिए, एंड एट द सेम टाइम आपको इस हिसाब से उस तरीके से आपको अपना रिलीजन प्रोपोगेट तो करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन इस हिसाब से नहीं करना है कि दूसरे को भी नुकसान पहुंचे। तो जैसे आपने बोला कि बीफ बैन किया जा रहा है, आप देखिए हर जगह बीफ बैन नहीं किया गया, ऑल्दो बिल इंट्रोड्यूस हुई। कश्मीर में बीफ हम बड़े चाव से खाते हैं, राइट? तो हर जगह आपका ये बैन जो है वो सफल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको बाकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी देखने हैं। थैंक यू। आपके पास फिर आएंगे, कोई इनकी ओपिनियन के साथ एग्री या डिसएग्री करना चाहेगा? जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रुहुल बंका है। जी, क्या है आपकी आरा? जी, जो हमारा टॉपिक है इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मुझे लगता है इससे पहले हम इस्लाम के बारे में अगर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बात करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डिफरेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट डिफरेंस ये है कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। रीज़न मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार है, यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ के जो इदारे हैं, दे आर अबाइडिंग द रूल ऑफ लॉ। यार अम्बेडकर जो थे उन्होंने सोच समझ के यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो कि एक प्योरली इंक्लूसिव था। If we take the example of the Islam that we are propagating in India, यहाँ पे majority of the जो इस्लाम है वो हनफिया स्कूल से है, जो बिलीव करते हैं जूरिस्प्रूडेंस पे, जो इज्तिहाद पे बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि हम जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं हम उनको लेके जो है अपने स्टेप्स जो है मतलब कंपैटिबल हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बट एट द सेम टाइम दी एस्टेब्लिशमेंट जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, बी दैट जो या अभी जो गवर्नमेंट्स है, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ की जो इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, we have to respect that diversity. That is, I think, the major contemporary society. There was a definition given by Abraham Lincoln, which was saying that government is by the people, for the people, of the people. But now in contemporary world, we have to celebrate the definition which says that democracy is appreciation of diversity, right?
تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہندوستان کا جو ہمارا جو ملک ہے یہ ایک ایسا واحد ملک ہے جنہوں نے قانون اس حساب سے بنایا کہ جو ایک انکلوسیو قانون تھا. لیکن ہمارے کنٹمپریری جو آپ اگر اس کے برعکس جو جتنے بھی نیبرنگ اسٹیٹس ہے یا جتنے بھی کنٹریز ہیں ایون اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ اتنا انکلوسیو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیکن پرابلم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں آتی ہے. جو آپ نے کہا ابھی بیپ بین ہوتا ہے, بیپ بین کانسٹیٹیوشن نہیں کر رہا. بیپ بین جو ہے وہ ایک ہمارے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی میں رکھا گیا ہے جو وچ از دا 4th پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, جہاں پہ جو ہمارے جو گاندھی جی تھے انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں کہیں پہ جو ہے اس کو بند کرنا چاہیے, یا وہ سمے جب ہوگا کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. لیکن وہ سوسائٹی ویسے جو ہے وہ ایک ہوموجینس سوسائٹی ہونی چاہیے. بٹ وی اسٹل لیو ان اے کاسموپولیٹن سوسائٹی ویئر وی کین ناٹ ٹیک دیز اسٹیپس, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے جہاں پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انکلوسیو طریقے سے پالیسیز بنائیں. اور آئی ایم شیور. تھینک یو. شکریہ آپ کا, آپ نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا اور اے وی ڈائسی کی بھی یاد دلائی. ہم جانتے ہیں کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کی جب بات کی جاتی ہے اور ان کے ترامیم کی بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ایرا ایسا بھی آیا تھا جب کانسٹیٹیوشن ورسز پارلیمنٹ تھا, لیکن وہیں پہ کیشورانندا بھارتی ورسز اسٹیٹ آف کیرلا, انڈین پارلیمنٹ از انف کمپٹنٹ ٹو any part of the constitution including part 3rd. لیکن سب سے اہم سوال شریعہ بانو ورسز یونین آف انڈیا جس میں ٹرپل طلاق کو انلیگل قرار دیا گیا تھا, اس کے بعد پارلیمنٹ نے بھی بل پاس کر دی. آسما جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا الٹرا وائرس جو بھی قانون ہوگا اس کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جاتا ہے. جب ہم ایسنشلز آف بات کرتے ہیں ایسنشلز آف ریلیجن کی, تو کیا ٹرپل طلاق اس میں آتا تھا؟ ایکچولی جب ہم بات کرتے ہیں آئین ہند کی, وہاں پہ جو ہمیں کہا گیا ہے, he was talking about the شریعہ بانوز کے ٹرپل طلاق کیس, isn't it؟ اب یہ سپریم کورٹ کے پاس گیا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا it is not an essential part of the religion. It is not that we cannot intervene into the person because there is that personal law. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ essential اور non essential part کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل. Essential جو there are two parts where because there is a question of intervention by the judiciary where judiciary can intervene, the government can intervene in the matters or not. Essential matters cannot be intervened with, and non-essentials how so many that there is a possibility of intervention. Now when we are talking about the this Sharia Banos ke triple instant, it's not triple talaq case, it's instant triple talaq case, that is a talaq-e-bidda. Because first of all I have said at the first instance I have said procure knowledge, because we have not having that much of knowledge about this talaq. We have three types of talaq: ahsan, hasan and talaq-e-bidda. Bidda itself is an innovation. Bidda, when we get the meaning, it's innovation, it's nothing else. We are making plus to something which has been given by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are making something plus, that is innovation. So it is when we are talking about this essential and non-essential part, the Supreme Court says that it is the essential part, it is the essential part, and it is not the part, it is not the part, as my understanding, it is neither the essential. We should not talk about the essential, and it is not the part of Islam. It is not, it is so intervening as the constitution itself, that personal law has been excluded. Personal law, when the definition of the law has been given in Article 13, that law, this personal law has been excluded from the definition of the law. So the judiciary has no, so we cannot vindicate our fundamental rights on the basis of the when it is conflicting with the personal law. شکریہ. آپ اپنے جو لاکھوں لوگ ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کو مختصراً سمجھا دوں کہ پروفیسر صاحبہ کا کیا کچھ کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرپل طلاق ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک بدعت ہے, اس کو خود ہی لوگوں نے جو ہے ایجاد کر دیا ہے. I want to intervene. Triple talaq is the part of Islam. Okay. Instant triple talaq is not the part of Islam. Okay. Instant triple talaq. اور دونوں میں فرق, جہاں تک مجھے لگتا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ کوئی بول دے طلاق 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 اور مان لے کہ طلاق ہو گئی, اسے ہم کہتے ہیں انسٹنٹ طلاق. اسے ہم, اور وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے.
वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तलाक is commenced, जी। but it is not concluded. We have to fulfill the further conditions. जी। और जो आप इंस्टेंट तलाक कह रही हैं इसको बैन किया गया है। हाँ हाँ। तो हमें ये समझना होगा कि जिसके लिए पार्लियामेंट ने बिल पास की, कानून बना दिया, वो एक ऐसी बिद्दत थी हमारे इस्लाम में जो असल में इस्लाम का कभी हिस्सा था ही नहीं। यानी इस्लाम से एक बिद्दत को हटाया गया है इस बिल के ज़रिए। आगे भी बात करेंगे, लेकिन ऑडियंस में हमारे कुछ और दोस्त हैं जो बात करना चाहेंगे। पीछे बैठे हैं हमारे साथ, आपका नाम? Islam and constitutionalism. These are the two different things and different concepts and different ideas. No doubt there are the similarities and the dissimilarities in it. But, for example, we are saying constitutionalism. What is constitutionalism? The laws, the rules which have been formulated by the people. What are the sources of Islam? As the Prophet says very rightly, that the sources of Islam is Quran and Hadith, because Islam says the equality. The laws which has been made, which has been said by the Almighty Allah before the 1400 years, by the verses in the Quran, they have never been overdated. The law which has been formulated in the parliament is that becomes after some time they became overdated with the passage of time, because the circumstances, because the situation has come such that parliament said no, this is not right, just reject this very act. But Almighty Allah's Quran, Almighty Allah's sayings, Almighty Allah's verses, they have been never overdated. This is my point. Thank you. कुछ बातें जो आपने कही मैं उनके साथ मुत्तफिक हूँ। अल्लाह का कलाम और इंसान की तरफ से बना हुए कानून कभी हम उनका मुआवजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, जब हम बात करते हैं इस्लाम की और आइन की, हमारा ये देखना है कि क्या इसमें कोई तज़ाद तो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुपरमेसी किसकी होनी चाहिए। एज ए मुस्लिम जो आपका रिलीजियस फेथ हैं, आप जो है तरजीह हमेशा अल्लाह के कलाम को देंगे, लेकिन एज ए सिटीज़न जब आपको अपने कंट्री में कोई काम करना है या कुछ भी करना है, आपको देखना है कि मेरे लिए कानून क्या बनाए गए हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, हम जानते हैं कि इस्लाम में चोरी करना गुनाह है, किसी भी के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना गुनाह है, किसी के साथ धोखेधड़ी करना गुनाह है। और इन्हीं बातों को जब हम अपने आइन के हिसाब से देखते हैं, अपने क़वानीन के हिसाब से देखते हैं, तो वही चीज़ जुर्म बन जाते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो तालीम हमें इस्लाम से मिलती हैं, वही बातें हमारे कानून में भी मौजूद है। प्रोफेसर यासिन साहब, in the opening words, I mentioned that so far as the fundamental principles are concerned, fundamental principles are common between the constitution or constitutionalism and so far as Islamic jurisprudence is concerned. As Mudasir Sahab has rightly said, that our constitution says or our laws says, IPC Indian Penal Code says कि चोरी करना भाई गुनाह है। Islam also says that चोरी करना जो गुनाह है, जुर्म है। So if you will find, I have in my opening verse, I have mentioned so many principles, the basic principles which are common. जैसे I talked about principle of non-discrimination. Constitution says there should not be discrimination. Islam भी यही कह रहा है। Accountability की बात मैंने की, मैंने कहा कि basic principles of constitutionalism, separation of powers, accountability of rulers, independence of judiciary, and these are also basic principles of Islamic jurisprudence. अभी हम ऑडियंस के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटा सा तिजारती वक्फे का। आपसे फिर मुलाकात होगी, एक छोटा सा तिजारती वक्फा, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए एएनएन न्यूज़ चर्चा में मुदस्सिर याकूब के साथ। मुदस्सिर याकूब के साथ चर्चा में तारीफ़ बाद में शुरुआत इल्जामात के साथ। आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है, आदाद शुमार को नकारने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका झूठ कायम रहे। चर्चा में सच्चाई की तलाश। जो भी अच्छे काम पिछले 4 सालों में हुए हैं, उनसे आपका दम घुट रहा है। हमारे अच्छे दिन आपके खातिर परेशानी का बाइस क्यों है? चर्चा में जवाबों की तलाश। इस्लाम और हमारे मुल्क का आइन दोनों वकालत इस बात की करते हैं कि तरक्की, अमन और खुशहाली होनी चाहिए। ये तीसरी किताब कौन सी है जिसका सबक आपको पढ़ाया गया है? Islam has got शरीयत जो हमें वे आउट बताता है to fight the tyranny in case if there is tyranny. आप उठ के क्या उस टाइम पे निकल पाते हैं जब आप सामने जुल्म देखते हैं? आपका जवाब चुप रहना जवाब है। अगर ऐसा है, फिर हमारे इस्लाम ने कहा है कि चुप रहना जवाब है,
without any genuine cause. साल 2022 में 26 लाख सयाह हजरात वादी कश्मीर में वारिद हुए। G20 की कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हो रही है। कश्मीर को रेलवे के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। तरक्की का दौर शुरू, गंदी सियासत बंद, बात खत्म। ANN न्यूज पिछले 4 सालों से लगातार नंबर 1, सबसे अलग, सबसे तेज। ANN न्यूज चर्चा में मुदस्सिर याकूब के साथ। मैं मुदस्सिर याकूब आप सबका करता हूं एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल। ANN न्यूज वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल चर्चा में इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमारे साथ पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ ही में ज़हीन तलबा तालबात स्कॉलर्स स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। पहले उनसे मजीद बातें सुनेंगे और उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ एक दोस्त हैं, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीना राजा। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले हमें जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ इस्लाम एंड व्हाट इज़ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो हम कहते हैं विच इज़ कुरान एंड सुन्ना इज़ द शरिया, whereas Islam includes fiqh as well. What is fiqh? Fiqh is interpretation of ulamas on those certain loopholes जो कुछ ambiguities रह जाती हैं हमारे, जो हमें सही से समझ नहीं आता है शरिया में, वो उसको इंटरप्रेट करते हैं and that gives rise to fiqh। जैसे इज्तिहाद है हमारा, all right, तो वो fiqh पे राइज देता है। तो उसमें just like our law is dynamic, जैसे हम national laws की बात करते हैं, ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डायनामिक। सर्टन कुछ चीज़ें छोड़ के, जैसे फॉर इंस्टेंस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के बाकी अमेंड हो सकते हैं। वैसे ही ये फिक्स जो है ये डायनामिक हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अभी सोसाइटी नीड समथिंग एल्स, तो इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाएगी। बट अगेन, जैसे आसिमा मैम इज़ ऑलरेडी वेरी राइटली सेड दैट देयर आर सर्टन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इस्लाम विच आर इन द they are divine elements, which is Sunnah and Quran. So anything contrary to that cannot be amended as personal law, which is not under the jurisdiction of courts per se. ठीक है, बाकी other than that fiqh is also a part of Islam, जो interpretation of a rational man, वो भी हम लोगों का आ जाता है इसमें। इस्लाम में Sharia is different and Islam in its totality is completely different. Apart from that, जब हम बात करते हैं कि courts की, when we talk about certain courts, जब हम लोग की बात आ जाती है, and application of Islamic law, for instance there are certain, हम लोग के पास शरिया कोर्ट्स हैं हम लोग के पास, जिन्हें दारुल क़ज़ा कहा जाता है। there are around 70 शरिया कोर्ट्स in India and within a year they dispose of 60,000 cases, although they do not have legal validity। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इस्लाम में, जैसे सिविल नॉर्म्स होते हैं, फैमिली के बारे में आता है, मैरिज के बारे में आता है, डिवोर्स के बारे में आता है। वहाँ पे we also have to remember that not even these courts take the road of triple talaq or instant triple talaq. So these courts are already operating कहीं किसी जगह पे छोटे प्रॉब्लम्स, इश्यूज मुस्लिम लोगों के शरिया के तौर पे गवर्न किए जाते हैं। सो इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी कैन प्रीटी मच से दैट किसी ना किसी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्लाम दे आर ऑन द सेम पेज। अगर हम प्रियम्बल की भी बात करें, justice, economic, does Islam not talk about justice? Does Islam not talk about liberty, that freedom मिलना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है under Article 25? That constitution talks about fraternity and integrity of a nation? Does Islam not talk about Islamic brotherhood? Does it not talks about protection of its own religion, propagation of its own religion? That's all I have to say. मैं नंबर्स को आपके करेक्ट करना चाहूँगा। एज पर प्यू रिसर्च सेंटर, अब जो रिजॉल्व केसेस हैं शरिया कोर्ट से वो है 66,000 एज ऑफ नाउ। दूसरे स्पीकर के पास जाएंगे ऑडियंस में से जो बात करना चाहते हैं, इनको माइक दीजिए। आपका नाम? मुसैब मंजूर। जी मुसैब साहब। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जहाँ तक हमारे मौजू का ताल्लुक़ है इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन हवाले से, मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हियर इन इंडिया एंड व्हाट इस्लाम सेज। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर ऑलरेडी इनहेरेंट इन इस्लाम। से फॉर एग्जांपल अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात कर लेंगे और वी कैन से इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में एक वाक़या मैं बयान करूँगा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वाक़या हुआ था। एक
अमीर घराने की एक लड़की ने चोरी की थी और फ़तह मक्का के बाद की ये बात है, क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल्स फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुए थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइडेंस मिली थी इन द फॉर्म ऑफ कुरान। और जब की तो चोरी के मामले में हमें पता है कि इस्लाम में हाथ काटा जाता है, लेकिन उसका जो ताल्लुक़ एक अमीर घराने के साथ था, उसके पेरेंट्स वगैरह वो आए थे, अप्रोच किया उन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बोलने लगे उसको कि हम कंपेंसेट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बोला कि इसके जगह अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा होती तो उसके साथ भी यही किया जाता, मतलब उसका भी हार्ट काट दिया जाता। Such was the concept of rule of law, or we can say equality before law, and we are seeing these principles are presently here in our constitution जो हमारे यहाँ पे इस वक्त गवर्न करता है और इंडिया। दूसरा जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो यासीन सर ने बोला था कि अकाउंटेबिलिटी इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में भी हम एक मशहूर वाक़या जो सबको पता होगा वो है हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो दौर खिलाफत थी। उस वक्त जब वो बैतुल माल से वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो उनसे लोगों को मिलता था, और उसमें जो पुलाह उस टाइम था उन लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन उसमें खाली एक चीज़ निकलता, या इंसान को कुर्ता उसमें निकलता या उसका शलवार ये उसमें निकलता। लेकिन जो हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हा था उसका अपना बेटा था, दोनों को जो कपड़ा था उन लोगों ने खाली एक कुर्ता पाजामा उसमें बनाया था। तो फिर लोगों ने क्वेश्चन किया, एंड वहाँ पे स्कोप था क्वेश्चन करने का, जो रूलर्स उस टाइम के थे उनको स्कोप था, वो क्वेश्चन कर सकते थे। उन लोगों ने उनको बोला कि आपको कहाँ से ये आया, तो फिर उन लोगों ने बोला कि हम दो है, हमने इसको मिला के एक बना दिया। एंड सच वाज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एंड प्रेजेंटली जो हमारी लोकल लेजिस्लेशन यहाँ पे है, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, जो हमें सेक्शन 3 में राइट्स के बारे में बात करते हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड वी शुड हैव राइट टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, और हमें ये राइट भी है कि हम उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। मीन्स द टू कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इट इज़ ऑलरेडी इनहेरेंट इन इस्लाम। और तीसरी बात जो है रिगार्डिंग, थैंक यू, आप तीसरी बात भी सुनेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ और भी स्पीकर्स हमारे साथ हैं जिनको बात करनी है। हम और इसमें और कौन बात करना चाहते हैं? आपका नाम? जैद जी, क्या कहना चाहेंगे जैद साहब? जिस तरह की स्कॉलर रिगार्डिंग मॉडर्न सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसीज, especially constitutional democracies, ones that have written constitutions, scholars such as Sabah Mahmood, Professor Wail Hallaq, all of them have pointed out, उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया है कि जब भी कोई criticism होता है of such democratic constitutions और constitutional democracies, जो भी कहना पसंद करें, वहाँ पर in these criticisms the failure of such democracies or constitutional democracies, the reasons that are pointed to are often external instead of something intrinsic to such written constitutions themselves. Now this is not to say that Islam or Quran or the Sunnah for that matter does not allow for such democratic written constitutions. Justice is the essence of Islam. Open up any chapter of the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala often talks about adl, which is Arabic for justice. And justice is more or less at the heart of all of these man-made constitutions as well. Or at least एक कोशिश होती है कि adl तक पहुंचा जाए. So fundamentally जब हम इस्लाम और आइन परस्ती की बात करते हैं, what has to be kept in mind, चाहे कोई भी आइन हो, चाहे वो हिंदुस्तान का आइन हो या किसी और मुल्क का आइन हो, the pursuit of justice is what has to be kept in mind when all of these constitutions are interpreted, when all is said and done, all statutes have been examined. Fundamentally, the pursuit of justice must be at the heart of all of these constitutionalist dialogues. Of course, जब हम बात करते हैं कि since you have a written constitution, since आपने एक लिखा हुआ आइन तैयार कर दिया है जिसमें आप ले डाउन कर रहे हैं या जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं या बात कर रहे हैं कि क्या आइडियल्स होंगे, फाउंडेशनल स्टोन्स क्या होंगी आपके मुल्क की, जिस मुल्क को आप बनाना चाहते हैं, इस आइन के ज़रिए जिस मुल्क को आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं. जिस तरह जो हिंदुस्तान का आइन है उसमें सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा गया है हिंदुस्तान को. So fundamentally, all of these terms, right? As I mentioned, Professor Sabah Mahmood, she has done some really, really wonderful scholarship, really potent interrogation of the term secular and secularism. So that is something I'd suggest everyone to go home and read. Thank you.
आपके साथ दूसरे दोस्त बैठे हैं, ये बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम इमरान शरवानी है। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, यहाँ पर मेरे फेलो कलीग्स ने और मेरे एस्टीम्ड टीचर्स ने पॉइंट्स हाईलाइट किए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इस्लाम में, वो ये दोनों केसेस में हमारे पास एक रीजनेबिलिटी है, रैशनैलिटी है और एक है कि से क्या हमारे पास गया है, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम इस्लाम की बात करें। एक छोटी सी एग्जांपल मैं कहूँगा। एक मुल्क में वो एक मुसलमान होता है और वो चोरी देखता है, तो उसके जज्बात ये कहते हैं कि इस चोर को सज़ा इस्लामिक जुरिस तहत दी जाए, कि उसको जो इस्लाम में दी गई सज़ा है वो मुकर्रर की जाए। बट एज अ सिटीज़न वो कहता है कि नहीं, हमारे मुल्क में कानून है और इसको कानून के तहत सज़ा दी जाए। तो इसके जज्बात कुछ और बोलते हैं, बट इसकी रैशनैलिटी एज अ सिटीज़न कुछ ये और बोलता है। तो ये रैशनैलिटी, ये इसके रीजनेबिलिटी जो इसमें प्रेजेंट होती है या इसमें मुकर्रर की जाती है, ये इसको और कोई नहीं देता, बट यही रैशनैलिटी और रीजनेबिलिटी इसको देने वाला अल्लाह ताला है। और यही रैशनैलिटी और रीजनेबिलिटी उन भी उसी अल्लाह ताला ने दी है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, जैसे मेरे भाई जैद ने ऑलरेडी मेंशन किया, दोनों की बुनियाद एक खूबसूरत चीज़ पे है जो है जस्टिस। तो इन दोनों को डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से ज़रूर देखा जाता है, मगर इनकी बुनियाद अगर है कहीं ना कहीं सेम है। शुक्रिया। जो मैंने पहले भी कहा था कि हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम की बात करनी चाहिए। तो इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इस्लाम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हम हनफिया स्कूल का जो प्रोमिनेंट रह चुका है यहाँ पे, आर्टिकल 368 it talks about, you know, it defines the livability of the constitution. So we can say that this is the beauty of the Indian constitution particularly, and the beauty of the Islam that, you know, somehow accepted in India. Otherwise it's not going to be, you know, it's very difficult to survive Islam, you know, the fourth school of the Islam, that's Hanbali school, that's you know, accepted in Saudi Arabia, because the authority is above the law. If you say constitutionalism is not permitted in Saudi Arabia, but in India constitutionalism is there. We have this concept that we can set ourselves up to date with the present situations, present issues. Example, अगर आप देखेंगे फोटोग्राफ माना जाता था, बट इज्तिहाद ने जो है इस चीज़ को जो है डिफरेंट फतवाज के जरिए जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया इस्लाम में, बट अर्लियर इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आसमा जी कुछ कहना चाहती हैं, इस पे रद्द-अमल देना चाहती हैं? जी। When we are talking about the constitutionalism, we have to understand first the concept of constitutionalism. Then we are linking it with Quran and Hadith, Islam, isn't it? Then again, the responsibility lies on us to understand the Islam also, isn't it? And the unfortunate part is that we are understanding Islam from the different perspective, from the prism of different things. Like we are seeing the Muslim countries, what they are doing. Actually, question is whether they are in toto accepting the Islam in their government, because as you were referring the Kingdom of Saudi Arabia, their constitution, in constitution it is written that it is the sources Quran and Hadith, and there is also the option for getting the ijtihad, as you rightly said. But question is ki we cannot blame Islam. We cannot blame Islam. We have to blame those countries which are not accepting the tenets of Islam in toto, isn't it? So they should not be our exemplaries of Islam. For example, because media is taking the black sheeps, the community from these Muslims, black sheeps from the Muslim community, and portraying it as they are the exemplaries of Islam. But they are not. Actually, they are not. So we have to
again, the focal point, the focus on to get the knowledge, to get, actually we have to see whether what is the content, what is the substance that has been given in Quran and Hadith. So it should, the countries, the tyrant governments, maybe in Saudi Arabia also, they are not the exemplaries of Islam. So we have to understand Islam from different perspective. Okay? Assalamu alaikum everybody. It's actually my brother Umar tha unka naam, jinhone mujhe trigger kiya. He talked about this world's largest democracy and his concept was like it is the parody of world's largest democracy. I want to just put forward a simple point that Islam has got Shariat जो हमें way outs बताता है to fight the tyranny in case if there is tyranny. So my point is शरीयत कहता है हमें कि हमारे पास दो रास्ते हैं. If अगर किसी जगह पे आप reside कर रहे हो और वो इस्लामी context में दारुल हरब में आता है, and there are two terms specifically, दारुल हरब and दारुल अमन. अगर दारुल हरब है वो जगह है जहाँ पर आपके fundamentals of the Islam क्रश किए जाते हैं. Like कलिमा पढ़ने से किसी को रोका जा सकता है, नमाज, ज़कात, रोज़े, बाकी चीज़. If you are seeing किसी जगह ऐसा हो रहा है, then Islam gives you an option कि आप वहाँ से हिजरत कर लो, अगर आपको लग रहा है कि आप इस सुपरमेसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हो. I want to just point to my brother that अगर आपको लग रहा है इस टाइम पे, इस जगह पे you are being subjugated, you are being pressed, you are being oppressed, आप पे options है, आप माइग्रेट कर सकते हो कहीं पे, आप जहाँ पे आपको दिल करे. लेकिन पॉइंट ऐसा है जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर है ना. और जो मैम ने एक राइटली बात कही है कि अरब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने लास्ट सेरेमनी डिलीवर किया है ना, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नीदर अरब इज सुपीरियर देन नॉन अरब्स नॉर नॉन अरब्स आर सुपीरियर देन अरब्स. जो हम इस्लाम को हर एक बात पे कॉन्टेक्स्ट अरब पे ले जाते हैं ना, टोटली रॉन्ग. आई स्ट्रांगली कंडेम दिस. ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. शरीयत इज समथिंग जो अक्रॉस वर्ल्ड एक ही जगह पे लागू होता है. एंड टू मी जहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ द इस्लाम क्रश नहीं होते हैं वो दारुल अमन में आता है. और मुझे लगता है एट दिस राइट मोमेंट एज अ मुस्लिम, डोंट टेक मी एज आई एम एन एजेंट ऑफ सम कंट्री. आई एम telling you the truth as a citizen. What we are doing on our personal levels will matter more. बाकी हमारे experts बैठे हैं, इंशाल्लाह वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और देंगे. थैंक यू वेरी मच. आपने नाम क्या बताया अपना? सर तौकीर नाम है मेरा. तौकीर साहब. यस सर. कौन से सेमेस्टर में आप? सर थर्ड सेम रिसेंटली चढ़े हैं. स्कूल ऑफ लॉ से. यस सर. काफ़ी खूबसूरत बातें आपने कही. बहुत जगहों पे ऐसा हो जाता है कि हम इस्लाम और कुरान जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है कि हम अपने आइन को भी समझ नहीं पाते हैं. जब भी हम क़वानीन की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट को देखते हैं, हालांकि जो गवर्नमेंट का काम होता है कभी कभी वो पॉलिटिक्स उसमें बहुत करती हैं और क़वानीन का पास लिहाज बहुत कम करती हैं. लेकिन हमें तब जाके उस वक्त देखना होगा आइन, क्योंकि आइन क्या बोलता है. ऐसे ही जब हम कुरान शरीफ की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर हमारे लिए कौन सी तालीमात हैं. बहुत ही खूबसूरत बातें. बहुत ही कम वक्त बचा है हमारे पास. जी बताइए. What the Union of India's nationalistic imagination is grounded in? It wasn't the Hindu Mahasabha or the Sangh that came up with it. It was one of India's most beloved liberal founding fathers, Jawaharlal Nehru. So see, what happens is कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चल रही है अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इन लोगों को चाहिए कुछ, because see every nation, right, it grounds itself into certain symbols, into a certain imagination. ठीक. So for example, America has its George Washington. If you look at the Capitol building, there's an actual fresco of George Washington being gifted instruments of war and knowledge by the Roman gods, because they saw themselves as a rational, logical continuation of the Roman Empire. What does India do? What nationalistic imagination? What is India's mythology? Around this time, an Englishman named Edwin Arnold, he translates what is then called the Jaya. He translates it into the Mahabharata. Of course, that was part of the British missionary project to convert people into Christianity, because these people felt that the Gita or the Mahabharata, it spoke about a monotheistic one God and eternal Bhagwan, right? It's all that is said in praise of the Indian Constitution. I would suggest that we look into its origins, because they are deeply disturbing. क्या उठना और निकलना होता है? और दूसरी चीज, क्या उठना और निकलना हर टाइम पे रीजनेबल और जेन्युइन रहता है? और एक और क्वेश्चन है मेरा, आप उठ के क्या
उस टाइम पे निकल पाते हैं जब आप सामने जुल्म देखते हैं? क्या आपका जवाब चुप रहना जवाब है? अगर ऐसा है फिर हमारे इस्लाम ने कहा है कि चुप रहना जवाब है, विदाउट एनी जेन्युइन कॉज। सिंपल। स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़हीन तलबा तालिबात स्कॉलर्स बात कर रहे थे। अब तक हमारे जो दानिश्वर पैनलिस्ट्स यहाँ पे हैं इन्होंने सुना। जो क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे उसमें देखेंगे कि इन्होंने क्या कुछ पाया और क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। यासिर साहब के पास जाएंगे सबसे पहले। A lot of people have said about the idea about the idea when we talk about Islam and constitutionalism, the idea that there's a need to establish a supremacy. I don't think that's the right approach that needs to be taken in relation to this particular issue. We have a lot of Islamic countries like Pakistan, also Iran, which are theocratic constitutionalist countries. They have their own constitution, which in itself establishes Islam as the basic feature of those countries. So I think when we talk about Islam and constitutionalism, the common point I think is that both can be considered as ways of life. Islam is a way of life at an individual level. Constitutional is a way of life at a national level. It talks about, Constitution focuses on the idea of how the structure of a state should look like. And therefore, when we talk about Islamic principles that govern that structure, I think constitutions simply are used as instruments to simply reflect those Islamic principles of how a state, how the structure of a state should look like. But other than that, of course, we need to, in countries which are secular in nature and which have the constitution, the question arises as to how do you accommodate the personal laws of different people who live in that particular country. We do not live in a homogeneous country. There's a lot of diversity, and therefore we need to find a way so as to accommodate the aspirations of all these communities. And I think Article 25 in that particular sense perfectly reflects that, that accommodation of diversity. It allows people, different communities, to use their personal law to live their own way of life. And the Constitution actually in that particular sense accept that particular idea that yes, these individuals, the Islam is at the core of who these individuals are, it's their way of life, and that needs to be respected. So in that particular sense, Constitution complements the idea of of Islam being a way of life, and it allows people or Muslims to live their way like that. शुक्रिया। यासिर साहब, आपने स्कॉलर्स को सुना, जिनको पढ़ाते हैं उनको भी आपने सुना, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, दोनों आपस में कोई तजाद नहीं रखते हैं। तो जहाँ तक हमने we have heard different students from our department. So as I have earlier said that so far as the basic principles are concerned, so they are common, number one. Number two, if we talk about the law, the end of the law is to deliver justice. And same is under the Islamic jurisprudence that ultimately end of the Islamic jurisprudence is to do justice. And third point which I would like to mention here is that we have Article 25 in our Constitution that talks about the freedom of religion. So in nutshell we can say, in my concluding remarks I can say that the fundamentals of the Islamic jurisprudence and the constitutionalism, they are common. Thank you, Asma ji. Okay, we have heard the students. So to my understanding, I have the one thing that we have to understand the Constitution as well as the Islam. Then because there are two things, to my understanding, two things, power and justice. Power is a good thing, but at the same time that power must lead to justice. And when we understand Islam in a better way, then we can indulge all those principles, even some are matching in the Constitution. If we consider the justice,
the preamble, the part of the Constitution of India which talks about the justice, not only of this, it is political justice, economic justice, social justice. If we take this one criteria, and there can be no chaos, there can be no mayhem between the two, so they can remain at the one platform. Thank you. इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस बात पे हो रही थी चर्चा और आपने देखा कि मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आई हैं और इसी को लेकर जब हम आगे चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ जाती है कि जो बुनियादी बातें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या इस्लाम हो, दोनों में यकसा पाई जाती हैं। इस पर मजीद बातें होती रहेंगी, इन्हें न्यूज़ पर डिबेटों का सिलसिला जारी रहेगा चर्चा में। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। लेंगे आपसे इजाज़त इस वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एनए न्यूज़ वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज़ चैनल चर्चा में मुदस्सिर याकूब के साथ खुदा हाफिज। मुदस्सिर याकूब के साथ चर्चा में तारीफें बाद में, शुरुआत इल्जामात के साथ। आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है, आदा तो शुमार को नकारने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका झूठ कायम रहे। चर्चा में सच्चाई की तलाश। जो भी अच्छे काम पिछले 4 सालों में हुए हैं उनसे